इनकम फ्रॉम बिजनेस को स्टार्ट किया था और हमने कहा था कि ये जो हेड ऑफ इनकम है ये हमें इन 4 पॉइंट को 100% क्लैरिफाई कर देगा। ऑलरेडी भी हमें पता चल गए हैं बहुत सारे पॉइंट्स इसमें से, लेकिन चंद एक बातें जैसे डिडक्शन नॉट अलाउड वाली बातें हैं, ये इस हेड में आएंगे तो हमारी सारी की सारी मोर क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। हमने सबसे पहले स्कोप पढ़ा था कि किस तरह की इनकम जो है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में चार्ज हो रही होंगी, तो पता चला ये 5 बातें हमें यहाँ पता चल गई कि ये बल्कि 8 बातें थी ये शायद इन टोटल कि जो इनकम फ्रॉम बिजनेस में चार्ज हो रहे होंगे। फिर हमने कुछ जनरल प्रिंसिपल पढ़े और हम पहुंचे हुए थे असल में स्पेकुलेटिव बिजनेस की डेफिनेशन के ऊपर। हमने कहा था स्पेकुलेटिव बिजनेस क्या होता है, एक ऐसा बिजनेस जिसमें हम कोई कमोडिटी कोई चीज बाय करें या सेल करें और अल्टीमेटली वो बाइंग एंड सेलिंग क्लोज हो जाए अल्टीमेटली और पीरियडिकली सेटल्ड अदरवाइज देन एक्चुअल डिलीवरी और ट्रांसफर ऑफ द कमोडिटी। हमने इसकी एग्जांपल ली, जैसे क्रूड ऑयल की एग्जांपल ली और बहुत सारी एग्जांपल ली। हमने कोई चीज बाय की, जो ये वाली मार्केट है कमोडिटी मार्केट है, ये जो स्पेकुलेटिव मार्केट है, ये काम कैसे करती है, ये ऑलरेडी जो आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करती है वो कौन सा ऑफर करती है, नॉन डिलीवरेबल। यानी अगर आपने बाय किया है तो स्पेसिफाइड डेज में आपने सेल करके ट्रांजैक्शन को क्लोज करना है, चीज तो आपको मिलनी नहीं है। हाँ, लिबर्टी है आप पहले सेल करके स्पेसिफाइड डेज में बाय करके उस ट्रांजैक्शन को क्लोज कर दें। अभी हर मार्केट के स्पेसिफाइड डेज अलग अलग हो सकते हैं। ये तो एक जनरल डेफिनेशन आ गई थी हमारे पास, किसकी, स्पेकुलेटिव बिजनेस की एक डेफिनेशन आ गई। फिर इसकी कुछ एक्सक्लूजन क्लॉज थी, एक को हमने अच्छी तरह समझने की कोशिश की थी, बाकी 3 को हमने उसके ऊपर, 2 को बाकी हमने उसके ऊपर रेप्लिका कर लेना उसका। एक हमने कहा था कि अगर कोई शख्स एक्चुअल बिजनेस में स्पेकुलेटिव बिजनेस की हेल्प से अपनी हेजिंग कर ले, ठीक है, हेजिंग का मतलब क्या है, लॉस को रिड्यूस नहीं सिक्योर कर ले, फिक्स कर ले, यानी अपनी कॉस्ट को अपने प्रॉफिट को फिक्स कर ले, जैसे हमने लास्ट टाइम राइस के एग्जांपल से किया। तो फिर वो जो स्पेकुलेटिव उसने ट्रांजैक्शन, क्योंकि ये काम स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन से ही हो सकता है ना, अदरवाइज तो नहीं हो सकता। तो वो जो स्पेकुलेटिव उसने काम किया है वो कह रहे यार ये वाला गेन अब इसका स्पेकुलेटिव गेन नहीं है और एक्चुअली गेन आएगा भी नहीं, क्योंकि उधर का गेन इधर का लॉस मिलकर नलीफाई कर देंगे, स्पेसिफाई कर देंगे। ठीक होगी बात। एक्सक्लूजन हमने ये निकाली थी। हमने कहा था कि अगर हेजिंग कर ली जाए तो गार्ड अगेंस्ट लॉस कर लिया जाए, यानी आपने कोई फिजिकल, फर्ज कर लें एक ऑडिट फर्म ने किसी जगह ऑडिट कोट किया है $2000 में, ठीक है, और अब ऑडिट फर्म ने जब ये कोटेशन दी तो उसने देखा यार डॉलर है 280 रुपए का, तो उसने ये जहन में रखे कि मेरे इतने रुपीस बनेंगे, ठीक है ना। लेकिन ऑडिट तो भी हमने करना है, ऑडिट करेंगे फिर पैसे आएंगे, उस वक्त पता नहीं करेंसी का क्या रेट होगा। अब ये भी हो सकता है कि करेंसी रुपी और वीक हो जाए, डॉलर फिर ऊपर चला जाए, या रुपी स्ट्रेंथन हो जाए और वो कहे यार जो है डॉलर तो 200 रुपए का भी हो सकता है। अब ये रिस्क लग रहा है। एक था मैं बराह रास्त स्पेकुलेटिव बिजनेस ही कर रहा था, मेरे कोई डॉलर आने जाने कोई नहीं थे, मैं स्पेकुलेटिव मार्केट में गया, मुझे लग रहा है कि डॉलर वीक हो रहा है तो मैंने आज सेल कर दिया, बाद में बाय कर दूंगा, या मुझे लग रहा है डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है तो आज बाय कर लूंगा, बाद में सेल कर दूंगा। अब मेरे कोई डॉलर बाहर से आने वाले नहीं थे, इसको लॉ कह रहा है स्पेकुलेटिव बिजनेस है। लेकिन अगर मैं अपने रियल बिजनेस में, जैसे लास्ट एग्जांपल में हमने राइस की एग्जांपल ली थी, मैंने अपने किसी रियल बिजनेस में अपनी करेंसी फ्लक्चुएशन या प्राइस फ्लक्चुएशन को इसकी मदद से फिक्स कर लिया है,
तो फिर ये मेरा स्पेकुलेटिव बिजनेस नहीं है, ठीक है ना। यही बात यहाँ लिखी हुई है। A contract in respect of raw material or merchandise is entered into by a person in the course of manufacturing or mercantile business to guard against the loss through future price fluctuation for the purpose of fulfilling the person other contract for actual delivery of the goods to be manufactured or merchandise। वो कहता है फिर ये स्पेकुलेटिव बिजनेस नहीं। इसी तरह शेयर की ट्रांजैक्शन में अगर मैंने शेयर्स खरीदने हैं और शेयर बेचने हैं, एक है कि मेरे पास दो ऑप्शन है शेयर में, डिलीवरेबल भी ले सकता हूँ, नॉन डिलीवरेबल भी ले सकता हूँ। मैं डायरेक्टली गया ही नॉन डिलीवरेबल में हूँ, तो स्पेकुलेटिव बिजनेस हो गया, क्योंकि स्पेकुलेटिव बिजनेस में लिखा हुआ था इंक्लूडिंग स्टॉक्स एंड शेयर, ये भी उसी का हिस्सा है। एक है कि मेरे पास ना, आप में से जो बच्चे अभी कंपनी लॉ वगैरह पढ़ रहे हैं या अगली दफा पढ़ेंगे, मेरे पास एक खास परसेंटेज ऑफ शेयर होनी चाहिए थी टू बिकम डायरेक्टर ऑफ कंपनी। अब मैंने सोचा यार अच्छा ये मेंटेन तो मैंने परसेंटेज करनी है, लेकिन साथ ही मुझे ये शक भी हो रहा है कि यार अगर शेयर की प्राइस ऊपर चली गई नीचे चली गई तो डायरेक्टर बनते बनते मेरा लॉस भी ना हो जाए। मैंने फिर वही काम किया, एक्चुअल कंपनी के शेयर खरीदे, स्पेकुलेटिव में भी खरीद लिए। एग्जैक्टली राइस वाली एग्जांपल हो गई है। अब अगर मुझे यहाँ गेन होगा तो यहाँ लॉस आएगा, मेरा नेट जीरो पे खड़ा हो जाऊंगा। यहाँ लॉस आ गया तो यहाँ गेन आ जाएगा, नेट फिर जीरो पे खड़ा रहूंगा। हाँ, अब मैं इंडिपेंडेंट हो गया हूँ प्राइस मूवमेंट से। रिस्क मैंने क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया। कभी एमएफए में बाकायदा इसके ऊपर आप स्ट्रेटजीज पढ़ेंगे कि कैसे ये काम होता है। देखिए जरा, नंबर 2, a contract in respect of stock and share is entered into by the dealer or investor therein to guard against loss in the person holding of stock and share through price fluctuation। कि जो मेरी होल्डिंग है यानी जितने शेयर मेरे पास हैं उनमें प्राइस फ्लक्चुएशन से मुझे नुकसान ना हो जाए, तो मैंने क्या किया, स्पेकुलेटिव गेन। ये बिल्कुल ऐसे आप में से कोई बच्चा ना स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और हम कहेंगे कि नहीं यार बेटा पहले इस काम को सीख लो, ऐसे नहीं आपने उठा के पैसा लगा देना। ऐसे इंटरनेट पे किसी एक बंदे की वीडियो देख ली और आपने कहा जी लो जी मैं भी स्टॉक एक्सचेंज में बिजनेस करता, मैंने ऐसे ना करे। अब एक बच्चा आता है कि सर ये जो आप कहते हैं कि मैं ट्रेनिंग करूं, तो ट्रेनिंग का क्या मतलब है। मैं आपसे कहूँगा बेटा आप एक काम करें, 2 अकाउंट ओपन कर लें स्टॉक एक्सचेंज में, 2 डिफरेंट ब्रोकर्स के साथ अकाउंट ओपन कर लें, कुछ पीरियड पहले जिंदगी का अपने ट्रेनिंग पे लगाएं, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान आपको इतना फाइनेंशियल लॉस ना हो जाए कि आप पता चले ट्रेनिंग हो गई है अब पैसे नहीं बचे ट्रेडिंग करने के लिए। इससे बचने का एक आसान तरीका क्या हो सकता है कि आपने 2 अकाउंट बना लिए, आप अपना एनालिसिस करें। अब आप जाहिर है कोई फाइनेंशियल लोग हैं, आपने अपना एनालिसिस किया, अब वो जो आप पढ़ते हैं जी फंडामेंटल दिए हैं और ये, तो आपको लगा कि यार निशात मिल लिमिटेड जो है ना इसका शेयर मुझे परचेज करना चाहिए। जैसे आजकल आप देख रहे हैं पिछले 1 महीने से स्टॉक एक्सचेंज रोजाना एक नया रिकॉर्ड बना रही है, ठीक है ना। हाँ नहीं तेजी का रुझान है। स्टॉक मार्केट पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे हाईएस्ट जगह पे खड़ी है पिछले 1 महीने से, लास्ट 30 डेज के बाद से। बिकॉज वजह तो जो भी चले वो चाहे आप उससे कायल ना हो या जो भी हो, कि जो लोग जो बड़े लोग हैं उनका ख्याल है कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आ गई है, उनके ख्याल में, मैं नहीं कह रहा कि जरूर आ गई है, उनके ख्याल में स्टेबिलिटी आ गई है और आइंदा 10 साल अब हम किसी एक पैटर्न पे हुकूमत को लेकर चलेंगे और जो रीजन है वो हमारे साथ खड़ा होगा। हाँ मतलब उनके ख्याल में, मैं ये कह रहा हूँ ना, मुझे छोड़े स्टॉक एक्सचेंज क्या है, स्टॉक एक्सचेंज इज अ बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमी। तो अगर वो हिस्ट्री की हाईएस्ट पे खड़ा है तो वो कुछ तो इंडिकेट कर रहा है। उसे आप कुछ भी कहते रहे, पॉलिटिकली आप कुछ भी उसे कहते रहे, ठीक है ना। उनको लगता है कि यार ये जो रीजन के लोग हैं ना, जो बड़े प्लेयर है, चाइना है, सऊदी अरब है,
कतर है और ये जो हमारे इस तरह के जो हमारे हम ख्याल मुल्क हैं, इन सब ने मिलकर कोई एक प्लान बनाया हुआ है फॉर रीजन, और वो अगले 10 साल तक इम्प्लीमेंट होगा। ये जो बड़े लोग हैं उनके पास ये न्यूज़ है, मेरे आपके पास ये न्यूज़ उतनी सर्टेनिटी से नहीं है। दैट इज द रीजन के स्टॉक एक्सचेंज ने अपने पाकिस्तान की हिस्ट्री के ऑल रिकॉर्ड तोड़कर, जबकि हम मुल्क में बज़ाहिर एक बड़ी अनस्टेबिलिटी नजर आ रही है, ठीक है, और वो स्टॉक एक्सचेंज जो है वो हिस्टोरिकली हाई खड़ी है। आपको लगता है स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है? तो अच्छा यार बेटा, अगर आपने लर्निंग करनी है तो आप खरीदें शेयर, ठीक है। अब आपने 1000 शेयर खरीद लिए अपने अकाउंट ए में, लेकिन मैंने साथ ही आपको कहा कि यार नहीं, अपने किसी एक अकाउंट बी में ये शेयर सेल कर दो। अपने अकाउंट को सेल कर, नहीं किसी को भी सेल कर दो। अब अगर शेयर ऊपर चला गया तो आपको यहां इसमें गेन आएगा, आपने सस्ता खरीदा है महंगा बेचा है, क्या होगा? लॉस हो जाएगा। आपको इफेक्टिवली 0 लॉस आ रहा है, सिवाय वो जो छोटे छोटे से कमीशन लगेंगे यहाँ परचेज करने के और सेल करने के, यहाँ परचेज करने के और सेल करने के। लेकिन यू कैन गेज कि यार मुझे फ्यूचर नजर आना शुरू हुआ है कि नहीं हुआ, मेरा एनालिसिस ठीक होता है कि नहीं होता। प्रैक्टिकली आप कर करके देखें चीजें, कोई 2 महीने 3 महीने 4 महीने चेक करें अपने एनालिसिस को। हाँ, इसको इंश्योर ऐसे कर लिया करें ताकि आपको लॉस भी ना हो जाए, वरना अगर आपने सिर्फ एक काम किया तो लॉस हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं अगर कोई बंदा ऐसे प्राइस फ्लक्चुएशन से बचना चाहता है लेकिन एक्चुअली वो ये काम करता है तो फिर भी ये उसका स्पेकुलेटिव नहीं है। इसी तरह फिर तीसरी, अ कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू बाय अ मेंबर ऑफ फॉरवर्ड मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज। अब जो फॉरवर्ड मार्केट में जो मेंबर है, जो उसका ब्रोकर है, वो अपने इन्वेस्टर की बेस पर जो अकाउंट करेगा वो भी उसमें से निकाल दिया। यानी समझने के लिए आपने यहाँ से वो राइस वाली एग्जांपल ले ली और ये 2 याद कर ली आपने, क्योंकि ये एज अ डेफिनेशन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, व्हाट इज स्पेकुलेटिव बिजनेस, ठीक है ना। पहले हमने इसकी एक बेसिक डेफिनेशन उठाई कि स्पेकुलेटिव बिजनेस किसे कह रहे हैं? एक ऐसा बिजनेस जिसकी परचेज और सेल अल्टीमेटली सेटल्ड हो गई है विदाउट एक्चुअल डिलीवरी। अगर हम सिर्फ यही बिजनेस डायरेक्टली करें, यानी आप डायरेक्टली चले गए कहाँ? नॉन डिलीवरेबल मार्केट में, तो वो स्पेकुलेटिव बिजनेस हो गया। लेकिन अगर आप नेचुरल बिजनेस कर रहे हैं और इसको इंश्योरेंस के तौर पे यूज कर रहे हैं, तो गार्ड अगेंस्ट रिस्क कर रहे हैं, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर कोई मसला नहीं है। आप इसको लेकर, ये एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, इसकी हलाल हराम एक अलग साइड है, लेकिन ये हम पढ़े लिखे लोगों का किसी ट्रांजैक्शन को इंश्योर्ड करने का एक तरीका है, हैजिंग इसको बोलते हैं। कभी एमएफए के पेपर में थोड़ा सा फिर आप इसको पढ़ेंगे भी, और फिर सीए फाइनल में जाएंगे तो वह बीएफडी का एक पेपर आएगा, वहां बहुत डिटेल से ये सारी ट्रांजैक्शन हम करना सीख रहे होंगे और देख रहे होंगे कि इससे कैसे फायदा उठाया जा सकता है। मसलन ये थोड़ी सी बात एक्सप्लेन, वही बैग वाली एग्जांपल मैंने यहाँ लिखी हुई है कि वही राइस बैग इतने का आया, ये आया, ये आया। टैक्स इम्प्लीकेशन फॉर स्पेकुलेटिव बिजनेस, क्योंकि एक लाइन हम पढ़ गए हैं कि स्पेकुलेटिव बिजनेस अलग रखा करेंगे और नॉन स्पेकुलेटिव अलग रखा करेंगे। अच्छा जी, द बिजनेस शैल बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम अदर बिजनेसेस, यानी स्पेकुलेटिव अलग हो गए हैं और नॉन स्पेकुलेटिव अलग हो रहे हैं। This part shall apply separately to the speculation business and other business of the person. यानी स्पेकुलेटिव का सारा जो भी बिजनेस इनकम में पढ़ेंगे वो कॉलम अलग बन गया और वो कॉलम अलग बन गया। Apportionment of deduction shall apply if the profit and gain arises from speculative business were separate head of income. अब जाहिर है अगर आप कोई ज्वाइंट काम कर रहे होंगे, आप एक ही प्रेमिसेस से स्पेकुलेटिव बिजनेस भी कर रहे हैं, नॉन स्पेकुलेटिव भी कर रहे हैं, तो अब एक्सपेंसेस क्या करेंगे? अपोर्शन कर लेंगे, जाहिर है दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। Any profit and gain arising from speculative business for a tax year computed in accordance with this part shall be
included in the person income chargeable to tax under the head income from business। लेकिन income from business के दो हेड बन गए हैं, स्पेकुलेटिव अलग हो गया है और नॉन स्पेकुलेटिव अलग हो गया। ये चंद बातें लिखी हुई हैं, ये भी हमने लॉसेस के साथ इनको दोबारा भी इनकॉर्पोरेट कर देना। हम वापस आ गए हैं, सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस की हमने डेफिनेशन पढ़ी है अभी, ठीक है ना। अब हम वापस नॉर्मल बिजनेस पर वापस आ गए हैं, ठीक है ना। और वो जो स्लाइड नंबर 2 थी, इसमें क्या क्या पढ़ना था, स्कोप हमने पढ़ लिया, 8 बातें। इनकम फ्रॉम बिजनेस में कौन कौन सी 8 बातें आएंगी, ठीक है ना, ये हमने पढ़ लिया। डिडक्शन कौन सी अलाउड हैं, अब इसके ऊपर गुफ्तगू होने लगी है। डिडक्शन अगेंस्ट बिजनेस इनकम, सेक्शन 20। Section 20 of the ordinance prescribe general principle with respect to admissibility of deduction and said section state। आपको पता है बिजनेस में हम रिसीट पर नहीं लगा रहे बल्कि प्रॉफिट पर लगा रहे हैं। अभी आप अकाउंटिंग की ज़हन से सोचें, आप सेल करते हैं, उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करते हैं, फिर उसमें से एडवन माइनस करते हैं, सेलिंग माइनस करते हैं, फाइनेंशियल चार्जेस माइनस करते हैं, फिर आप पहुंचते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर। ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले जो कुछ माइनस किया जा रहा है टैक्स की नजर में, इसे क्या कहते हैं, डिडक्शंस। एडमिसिबल डिडक्शन, वो चीजें जो माइनस करना अलाउड है। अकाउंटिंग में अलाउड की बुनियाद कुछ और है, अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन है, लेकिन अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन आमतौर पर आपको कॉन्सेप्ट देकर फारिग हो जाते हैं और फिर आपको एम्पावर करते हैं, कहते हैं यार अच्छा अब आप कर लें। मसलन आपने डेप्रिसिएशन पढ़ी तो डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट आया है कि डेप्रिसिएशन क्या है, एलोकेशन ऑफ एक्सपेंस ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। उन्होंने कहा यार ये करना चाहिए कि ये हमारा इकट्ठा एक्सपेंस हुआ है, इसका बेनिफिट हमने 1 साल से ज्यादा उठाना है, इस खर्चे को हम यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। फिर आपको तरीके बताता है कि यार कैसे कैसे हो सकता है, स्ट्रेट लाइन हो सकता है, रिड्यूसिंग बैलेंस हो सकता है, डिमिनिशिंग बैलेंस, फला दिमाग, ये सारे उसने तरीके बताए। फिर उसने ये नहीं कहा आपने करना क्या है, कहा यार अब आप सोच रहे हैं आपको कौन सा सूट करता है। फिर उसने कहा जी अच्छा जी कुछ पॉलिसीज बनानी है, फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन देयर ऑफ परचेज, नो डेप्रिसिएशन इन देयर ऑफ सेल, या डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन टाइम अपोर्शन बेसिस। ये आप पॉलिसीज पढ़कर आए हैं अकाउंटिंग में, FR 1 में आपने फिक्स एसेट पढ़ लिए होंगे। लॉ हर दफा आपको एम्पावर कर रहा है, अकाउंटिंग के लॉज, लेकिन टैक्स के लॉज ऐसे नहीं है। टैक्स के लॉ कहेंगे यार डेप्रिसिएशन ऐसे कैलकुलेट करनी है, मेथड भी डिक्टेट कर देंगे, पॉलिसी भी डिक्टेट कर देंगे, आपको लिबर्टी नहीं प्रोवाइड करेंगे। ये वाले जो लॉज हैं ये लिबर्टी नहीं प्रोवाइड करते, ये आपको क्या करते हैं, डिक्टेट करते हैं कि डेप्रिसिएशन ऐसे कैलकुलेट होगी, पॉलिसी ये चलेगी, ठीक है ना। अच्छा जी, a deduction shall be allowed for any expenditure incurred by the person in the year wholly and exclusively for the purpose of business। wholly and exclusively does not mean necessarily, it is the business to decide whether the expenditure should be incurred in the course of its business। वो कहते हैं पहला एक जर्नल उसूल, सेक्शन 20 थोड़ा ब्रॉडर सेक्शन है, वो कहते हैं यार कारोबार करने के लिए जो भी खर्चा आप करेंगे होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस पर्पसेस, ये हम आपको अलाउ कर देंगे। यानी लेजिस्लेटर का या इनकम टैक्स वालों का ये काम नहीं है कि वो ये डिसाइड करें कि बिजनेस ड्राइव कैसे होना है। बिजनेस ऑनर ने डिसीजन लेना है कि मैं क्या करूं, किसको क्या तनख्वाह दूं, ये काम करूं ये काम ना करूं, एक एट लिबर्टी है, एक्सेप्ट किसी एक्सपेंस को एक्सक्लूसिवली डिसअलाउ कर दिया जाए, ठीक है ना। यानी यहाँ मुराद ये है कि डिसीजन किसने लेना है बिजनेस में खर्चा क्या करना है। राइस को एक ब्रोशर छापना है
तो वो ब्रोशर कैसा छापना है, पेपर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, शहर में होर्डिंग लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए, टीचर को सैलरी क्या देनी चाहिए, क्लासरूम में एसी चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, ये तो एफबीआर का काम नहीं है ना। हाँ, मैं कोई खर्चा क्लेम कर रहा हूँ एफबीआर से, तो बस मैंने सिर्फ ये बताना है कि ये बिजनेस का एक्सपेंस था, यानी मेरा पर्सनल एक्सपेंस ना इसमें डल जाए। ये ना मेरे घर के बिजली के बिल भी राइस के एक्सपेंसेस में शामिल हो रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया, होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। एक बात, deduction equal to the difference of the amount of actual cost of animal use for the purpose of business or profession। अच्छा, ये एक स्पेशल प्रोविजन है फॉर डेयरी बिजनेसेस, कि जो डेयरी फार्म का बिजनेस कर रहे होंगे तो वो जाहिर है कोई जानवर खरीद रहे होंगे, फिर जानवर बेच रहे होंगे, वो कह रहे हैं उनका डिफरेंस। ये बस ऐसे ही, मतलब हमारा इससे भी फिलहाल कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि ये सेक्शन हमारे सिलेबस में है तो हम इसे पूरा पढ़ रहे हैं। तो वो जो डेयरी फार्म का बिजनेस है, अब डेयरी फार्म के अलग अलग बिजनेसेस हैं, कुछ लोग मीट के लिए वो बिजनेसेस कर रहे हैं, कुछ मिल्क के लिए कर रहे हैं, तो वो उस तरह से चल रहा होगा। इसका फिलहाल हमारे से कोई ताल्लुक नहीं, हमारा सारा सिलेबस इस पहले वाले सेक्शन से ड्राइव होना। पहला सेक्शन हमें ये बता रहा है कि यार सारे खर्चे अलाउड हैं एक्सेप्ट जो एक्सक्लूसिवली डिसअलाउ कर दिए जाए, ठीक है ना। तो साथ ही सेक्शन, ये सेक्शन 20 चल रहा था, साथ ही सेक्शन 21 आया, जहाँ क्या लिखा हुआ है, इनएडमिसिबल डिडक्शन। वो कौन से खर्चे हैं जो बिजनेस में अलाउ नहीं है। अब ये मेन हमने काम पढ़ना है। बिजनेस इनकम पढ़ने का मतलब दो बातें हैं, एक ये इनएडमिसिबल और एक हमने जो डेप्रिसिएशन वगैरह का कॉन्सेप्ट है वो पढ़ना है। Section 21 of the ordinance provide that no deduction shall be allowed in computing income of a person under the head income from business. Inadmissible deduction. हम बार बार ये बात कर रहे थे, जब हम इस स्लाइड पर खड़े थे तो हम कहते थे कि डिडक्शंस तो समझ आ रही हैं, इनएडमिसिबल की बातें भी हमें समझ नहीं आ रही हैं। और अब बिजनेस इनकम में आकर हमारे पास एक मुकम्मल डिटेल आने लगी है कि कौन कौन से एक्सपेंसेस अलाउ नहीं होंगे। अच्छा, अगर आप देखें तो अकाउंटिंग ने कोई लंबी चौड़ी लिस्ट हमें नहीं दी हुई है, ठीक है ना। सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, एडमन, सेलिंग, माइनस करते जाए। अब वो जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले पहले जो एक्सपेंसेस माइनस हो गए हैं उनका नाम क्या रख दिया हमने, एडमिसिबल डिडक्शन। और अगर हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से कोई एक्सपेंस माइनस नहीं होने देना तो उसे हम क्या कह रहे हैं, इनएडमिसिबल एक्सपेंस। बात समझ आ रही है कुछ थोड़ी सी। अच्छा जी, वो कहते हैं जी सबसे पहली बात, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो कहता है अगर इससे पहले आपने कोई ऐसा खर्चा लिखा हुआ है, कैसा खर्चा, एनी सेस, रेट और टैक्स पेड और पेबल बाय द पर्सन इन पाकिस्तान और ए फॉरेन कंट्री that is levied on the profit or gain of the business or assessed as percent or otherwise on the basis of such profit or gain। वो कहते हैं अगर कोई भी टैक्स लगा है, अमाउंट ऑफ टैक्स, ये असल में ये बात ऐसे सोचें, एक शख्स ने ना, फर्ज करें ऑडिट फर्म ने एक ऑडिट किया है, 5 लाख रुपया उसकी फीस थी, लेकिन जो कंपनी है सामने वाली उसने 10% टैक्स काटना था, ठीक है। तो उसने 50,000 रुपया टैक्स काट कर 4.5 लाख रुपया हमें चेक दे दिया। अब बात ये डिस्कस हो रही है कि फर्म की इनकम में 4.5 लाख लेके जाएं या 5 लाख, या ऐसे लिखें 5 लाख हमारी इनकम है, जहां दूसरे एक्सपेंसेस हैं वहां 50,000 ये भी एक्सपेंस है। लोग कह रहे नहीं ये एक्सपेंस नहीं है, ठीक है ना। कोई भी ऐसा टैक्स जिसका नाम जो मर्जी रख लें, एनी सेस, रेट, जो मर्जी रख लें, जो आपके प्रॉफिट पर लग रहा हो एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, तो
वो अलाउएबल एक्सपेंस नहीं है। वो तो खुद इटसेल्फ टैक्स है ना, वो अलाउएबल एक्सपेंस नहीं है। ये बात समझ आई है? यानी इनकम 4.5 लाख ले और उस पर टैक्स लगाएं, 50,000 को एज ए एक्सपेंस लिखे, वो कहते नहीं 50,000 एक्सपेंस नहीं है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद 50,000 माइनस होगा, पहले टैक्स कैलकुलेट होगा। ठीक है ना? अच्छा जी, नोट इन केस वेयर सेल टैक्स फेडरल एक्साइज ड्यूटी पेड बाय टैक्स पेयर इज नॉट चार्ज बाय हिम टू हिज कस्टमर, सच सेल टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी पेड शैल बी अलाउड एज डिडक्शन। अच्छा खैर, ये जब हम सेल टैक्स पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छी समझ आएगी, लेकिन मैं थोड़ा सा ताकि यहाँ हम इसे पाक कर सकें। 2 तरह के लोग हैं। एक लोग हैं जो जब सेल टैक्स चार्ज करते हैं ना तो सामने वाले कस्टमर से ले रहे होते हैं। मसलन आप इनवॉइस लेते हैं, वो कहते हैं भाई 1 लाख रुपए की आपने चीज खरीदी है, 17% इसके 18% इसके ऊपर टैक्स है, 18,000 रुपया सेल टैक्स है, आप 1,18,000 रुपया दे दें। आप दे आते हैं, ठीक है ना? हमें जो सेल टैक्स चार्ज हो रहा है वो ऐसे ही चार्ज हो रहा है जनरली। लेकिन बाज दफा जो सेल टैक्स का कॉन्सेप्ट ये है कि पहले एक आदमी सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होता है, फिर टैक्स चार्ज करता है। ठीक है? अच्छा, अब जरा इसके ना, जब इसने खुद ये चीजें खरीदी होंगी जो इसने मुझे 1 लाख की बेची हैं, ये हो सकता है इसने 60,000 रुपए की खरीदी हो, तो इसने 60,000 पर उस वक्त खुद टैक्स दिया होगा। ठीक है ना? 60,000 का 18% कितना आ गया जी? अभी ये बात मैं रॉ शक्ल में बता रहा हूँ। सेल 10,800। अब देखें, इस बंदे ने जब खुद चीजें खरीदी थी, इसने अपनी पॉकेट से 10,800 पे किए ना, और फिर हमारी पॉकेट से 18,000 निकलवा लिए। गवर्नमेंट इसे पता क्या कह रही है? गवर्नमेंट कह रही है यार ये जो कस्टमर की पॉकेट से 18,000 आए ना, इसमें से 10,800 अपने रख लो, बाकी के मैं पे कर दो। कितना? अब गवर्नमेंट के पास टोटल कितने पैसे चले गए? 7200, ये 10,800। गवर्नमेंट को पूरे मिल गए कितने? 18,000। ये किसने पे किए हैं? कस्टमर ने, ओनली कस्टमर ने। उसके तो उसे वापस कर दिया हमने। ये मैकेनिज्म समझ आया? उसके लगाए हुए पैसे तो उसे वापस मिल गए हैं, तो फिर उसका खर्चा कहाँ का हुआ? कोई खर्चा नहीं हुआ। इसीलिए गवर्नमेंट कह रही है कि यार ये सेल टैक्स अगर आपने पे किया है, बाद दफा बिजनेसमैन ना हमें धोखा दे रहा होता है, एक सोशली झूठ बोल रहा होता है। मतलब आप किसी भी बड़े बंदे को, बिजनेसमैन को बुलाए ना, जहांगीर तरीन को, फुला को, दिमाग को, इवन नवाज शरीफ साहब को, ठीक है, ये कहेंगे जनाब हमने इतने अरब रुपए का टैक्स पे किया। अच्छा जी, उसमें से पता करें सारा सेल टैक्स होगा, थोड़ा सा इनकम टैक्स होगा। वो भाई इनकम टैक्स तो तुमने पे नहीं, सेल टैक्स तो तुमने पे नहीं किया, सेल टैक्स तो कस्टमर ने पे किया। बात समझ आ रही है? हाँ, वो कह रहा है कि अगर ये बंदा रजिस्टर्ड ना होता, तवज्जो रखें अब, तो ये कस्टमर से तो 18,000 ले ही नहीं सकता था, खुद 10,800 दे के आया हुआ है, इसके तो दिए हुए पैसे भी वापस नहीं मिले। वो कहता है कि ये वाला एक्सपेंस क्लेम कर ले। अगर जो इसने टैक्स पे किया है ये कस्टमर को ट्रांसफर नहीं हुआ, तो इसका मतलब है फिर इसकी पॉकेट से चला गया ना। yes, sir. ये वाली बात लिखी, अब पढ़ते हैं, समझ आएगी। इन केस वेयर सेल टैक्स फेडरल एक्साइज ड्यूटी इज पेड बाय टैक्स पेयर इज नॉट चार्ज बाय हिम टू हिज कस्टमर, सच सेल टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी पेड शैल बी अलाउड एज डिडक्शन। कुछ बात समझ आई है? yes, पहली बात सब पता लग गया कि जो टैक्स लगेगा बिजनेस पर वो एक्सपेंस नहीं है, टैक्स बाद में लगेगा। इसका मतलब है कि ये डिस्कशन हो रही है प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे टैक्स लगेगा या प्रॉफिट आफ्टर पे लगेगा। जाहिर है बिफोर पे लगेगा। अच्छा जी,
Amount of tax deducted at source under the provision of income tax ordinance from an amount derived by the, ये वाली बात अलग भी लिख दी उन्होंने। वो कहते यार ये हमने 5 लाख का ऑडिट किया था, 4.5 मिले हैं, इनकम में क्या ले जाएं, 4.5 या 5? वो कहता है 5। एक बात, साथ ही दूसरी बात भी कहता है कि ले जाएं भी 5 और ये 50,000 एक्सपेंस भी नहीं चार्ज करेंगे, बल्कि ये 50,000 से पहले एक अमाउंट निकलेगी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उस पर टैक्स की कैलकुलेशन हो जाएगी, फिर ये 50,000 वहां जाएगा ऑलरेडी पेड, एडवांस पेड वाली जो हम टैक्स क्रेडिट में पढ़कर है ना, वहां एडजस्ट होगा जाके। अब थोड़ा सा लिंक बन गया होगा आपके जहन में। जो टैक्स ड्यूरिंग द ईयर मैंने पे किया है उसका स्टेटस क्या होगा, एडवांस डिडक्टेड एट सोर्स, वहां जाके मुझे उसका फायदा मिलेगा, इधर कोई फायदा नहीं मिलेगा। 2 बातें हो गई। तीसरी बात, डिडक्शन ऑफ टैक्स। 3 तरह के टैक्स हैं जो हमारे पास चल रहे होंगे। एक इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं हम आजकल, एक सेल टैक्स हम पढ़ेंगे। सेल टैक्स ही का एक पुराना नाम आप समझ लें, मैं रॉ शक्ल में एक लफ्ज बोल रहा हूँ, फेडरल एक्साइज। वो कहते हैं जनरली जो इनकम टैक्स डिडक्शन एट सोर्स हुआ है वो अलाउड नहीं होना, एज ए एक्सपेंस नहीं अलाउड होना, बल्कि उसने कहा जाके एडजस्ट होना, वो तीसरे पॉइंट पर। सेल टैक्स का उसूल हमने पढ़ा, अलाउड इफ नॉट पास टू कस्टमर, नॉट अलाउड इफ पास टू कस्टमर, ये भी हमने एग्जांपल बनाई, ठीक है ना। और फेडरल एक्साइज का भी यही उसूल है, अलाउड इफ नॉट पास टू कस्टमर। बात समझ आ रही है? जाहिर है सेल टैक्स की असल न्यूमेरिक हम सेल टैक्स में जाके ज्यादा डिटेल में करेंगे, बस हमने सिर्फ यहाँ एक बात सीख ली है कि अगर लिखा हो सेल टैक्स पेड तो हमने एजम्पशन लेनी है, या हो सकता है उसने खुद ही लिखा हो, फिर हमें पता चलेगा ये एक्सपेंस अलाउ करना है कि नहीं करना। बात समझ आ रही ना? ओके, अच्छा जी, इनएडमिसिबल डिडक्शन को और आगे लेकर चलते हैं। Any expenditure from which the person is required to deduct or collect tax under Income Tax Ordinance 2001, unless the person has paid or deducted and paid tax. अच्छा, अब जरा समझें, एक बात समझें। हमारे जहनों में एक खाका था, शायद मैंने कभी क्लास में किसी बच्चे ने कोई सवाल पूछा हो तो इसका एक डायलॉग भी मैं बोल दिया करता हूँ कि बच्चा कहता है सर हम टैक्स नहीं देंगे, यानी हमें ऐसे लग रहा होता है कि जैसे टैक्स चुराना एक बहुत आसान काम है। नहीं, इतना आसान भी नहीं है कि आप जो मर्जी करते रहेंगे और गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलेगा, ऐसे नहीं है। गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट एक निजाम ऐसे बनाएगी, क्योंकि अब आप बिजनेस इनकम पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट ना 3 बातें करेगी। इस सेक्शन में, सेक्शन 21 में हम 3 बातें पढ़ रहे हैं। कुछ नेचर ऑफ एक्सपेंसेस ऐसे होंगे जिसे गवर्नमेंट कहेगी कि यार ये तो अलाउड नहीं है, ठीक है ना, जिसकी एक एग्जांपल अभी आ गई, टैक्स इटसेल्फ। कुछ काम ऐसे होंगे गवर्नमेंट कहेगी भाई इस काम के करने का ये तरीकाकार है, हमें खर्चे पे कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये काम आपने इस प्रोटोकॉल के तहत करना है, ठीक है ना। और अगर आप इस प्रोटोकॉल के तहत नहीं करेंगे तो फिर हम आपको डिसअलाउ कर देंगे, फिर आपका खर्चा नहीं मानेंगे। उसमें से ये एक प्रोटोकॉल आ रहा है कि अगर अब गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, ये जो पर्सन्स है ना, इनके एक्सपेंसेस की एक डिटेल है, कि यार अगर आप ये एक्सपेंस करेंगे ना तो सामने वाले बंदे का टैक्स काटेंगे। जैसे अगर आप सैलरी किसी बंदे को दे रहे हैं तो आप सैलरी का टैक्स काट के गवर्नमेंट को जमा करवाएंगे। मतलब मेरी सैलरी से राइस को टैक्स काटना है और ये गवर्नमेंट में जमा करवाना है, फिर मेरी सैलरी पर गवर्नमेंट को कोई एतराज नहीं है। फिर वो सेक्शन 20 लगेगा कि होली एंड एक्सक्लूसिवली कर रहे हैं, तो एफबीआर ये नहीं कह सकता दाई साहब को ये सैलरी क्यों दे रहे हैं, लेकिन सैलरी का प्रोटोकॉल बता सकता है। इसी तरह हमने रेंट पे करना है तो गवर्नमेंट ने हमें एक रेट दिया होगा कि भाई लैंडलॉर्ड का इतना टैक्स काटना है आपने, हम टैक्स काट कर रेंट पे कर दें तो ये रेंट एक्सपेंस अलाउड है। और अगर हमने टैक्स नहीं काटा
तो फिर ये वाला रेंट अलाउ नहीं होगा। अब इस बात का मतलब पहले समझें। अगर हमने टैक्स नहीं काटा और 15 लाख रुपया बिल्डिंग का रेंट है मंथली, पहले तो इसको जरब देना जी 12 से, क्या आंसर आ गया? 1 करोड़ 80 लाख रुपया, 10.8 मिलियन, ठीक है ना। अब आप जरा ज्यूम करें 18 मिलियन आता है, ओके 18 मिलियन आता है, अच्छा जनाब, चले 18 मिलियन आ गया। अब जरा गौर करें, अगर हम टैक्स ना काटें रेंट पर तो गवर्नमेंट कहती है फिर हम आपका रेंट एक्सपेंस नहीं मानेंगे। जब नहीं मानेंगे तो जो भी कॉलेज का प्रॉफिट आ रहा है दैट विल बी इंक्रीज बाय 18 मिलियन। जब हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से रेंट को उड़ा दिया है तो प्रॉफिट 1 करोड़ 80 लाख से बढ़ गया। अब हमने अपने प्रॉफिट पर तो टैक्स देना है ना, ठीक है ना। इसका मतलब है जो टैक्स लैंडलॉर्ड पर लगना था वो हमारे गले पड़ गया है, और हम कंपनी होने की वजह से हमारा रेट भी हायर है। तो इतना अच्छा बंदा कौन नजर आएगा? तो ये तो एक तरह से डिडक्शन एट सोर्स होनी थी। ये लॉ हमें कह रहा है अगर हमने आपको कहीं डिडक्शन एट सोर्स करने को कहा है और आप नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, फिर हम आपसे टैक्स ले लेंगे क्योंकि वो आपका हम एक्सपेंस डिसअलाउ कर देंगे। किसी एम्प्लॉय का हम टैक्स ना काटें तो एम्प्लॉय की सैलरी जो एज ए एक्सपेंस अलाउ हो रही है वो क्या हो जाएगी? इनएडमिसिबल। इसका मतलब है जितनी वो सैलरी थी उतना हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा राइस का, तो फिर वो टैक्स राइस को देना पड़ जाएगा। पढ़ें जरा। Any expenditure from which person is required to deduct or collect tax under Income Tax Ordinance 2001, इसकी एक पूरी लिस्ट बनी हुई है, अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। Unless the person has paid or deducted and paid tax, कि जब तक आप उस बंदे का टैक्स लेकर गवर्नमेंट को जमा ना करवा दें जब तक आपका वो एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। बात समझ आई है? गवर्नमेंट ऐसे फिल्टर लगाएगी पीछे टैक्स चोरी से बचने के लिए। पहला उसूल आ गया, जिस खर्चे पर गवर्नमेंट ने डिडक्शन एट सोर्स कहा हुआ है। डिडक्शन एट सोर्स का मतलब क्या है कि भाई पैसे देते वक्त गवर्नमेंट के पैसे काट के ये गवर्नमेंट को देने हैं और बाकी के पैसे उसे पकड़ाने हैं। लैंडलॉर्ड को 15 लाख रेंट नहीं पकड़ा देना, इसका 15% काट के गवर्नमेंट को देना है, बाकी के पैसे लैंडलॉर्ड को देने हैं। ऐसे चलें तो फिर सेक्शन 20 अप्लाई होगा कि रेंट इज होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस पर्पसेस, ये अलाउड है। बात समझ आ रही है? अब जिस खर्चे के बारे में बता दिया जाए वो एक अलग लिस्ट है, कहाँ कहाँ एक्सपेंसेस हैं, कौन कौन से हमारे इस वक्त सिलेबस में नहीं है, हमें टैक्स काटना पड़ेगा। क्लियर होगी बात? फिर इस सेक्शन में 2 प्रोविजो ऐड की गई हैं, 2 कंडीशंस ऐड की गई हैं, 2 एक्सेप्शन ऐड की गई हैं। प्रोवाइडेड दैट disallowance in respect of raw material and finished goods under this clause shall not exceed 20% of purchase of raw material and finished good। इसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा जी, चलें पहले इसी को एक्सप्लेन करते हैं। वो कह रहा है कि यार अगर तीन बातें होगी इस सेक्शन में। वो कहते हैं नॉर्मल उसूल ये है कि अगर किसी खर्चे पर आपको टैक्स काटने के लिए कहा गया है और आपने नहीं काटा तो अलाउड में। अब आ गई रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स। खर्चे तो और भी है ना, रेंट है, सैलरी है, वेजेस हैं, सर्विसेज हैं, यूटिलिटीज हैं, बहुत सारे खर्चे हैं। नहीं, रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक, एड परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक वाला, या कोई फिनिश गुड ही आपने खरीदी है। वो कहता है अगर इस पर टैक्स नहीं काटा तो फिर क्या होगा? दिस अलाउंस विल बी लोअर ऑफ अमाउंट फ्रॉम विच टैक्स इज नॉट डिडक्टेड। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको।
20% of total purchases, whichever is lower will be disallowed. मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस बात को, और फिर एक है टैक्स रिकवरी की बात, वो भी अभी हम करते हैं. अच्छा जी, देखिए जरा, अब जरा अलग अलग बातें करते हैं. If a company pay rent of rupees 100,000 per month to a landlord, but fail to deduct and pay withholding tax on the rent as required under law, तो साल में कितना रेंट चला गया? 12 लाख. The entire amount of 1,000 per month means 12 लाख जाएगा पे, will be disallowed as 12 लाख रुपए का एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा. If a textile manufacturer, अब जरा ये वाली बात पढ़े. If a textile manufacturer purchase cotton from a supplier for rupees 5 million but fail to deduct and pay withholding tax on the purchases of 8 लाख. अब जरा ऐसे समझे, टोटल परचेजेस कितनी है? 50 लाख की, 5 मिलियन की परचेजेस है. टोटल परचेजेस 5 मिलियन. वो परचेजेस जिस पर टैक्स नहीं कटा 8 लाख. डिसअलाउ क्या होना है? वो कहता है पहले दो काम करें. नंबर ए, पॉइंट ए, क्या जी? अमाउंट फ्रॉम विच टैक्स 8 लाख. ठीक है. पॉइंट बी, 20% ऑफ इसका 20%. टोटल परचेज यही है ना? टोटल परचेज 10 लाख, 1 मिलियन. डिसअलाउ क्या हुआ? 8 लाख. बात समझ आई? ठीक है. अब हम इसी एग्जाम्पल को यहीं थोड़ा सा ऐड कर देते हैं. हम कहते हैं कि नहीं भाई, जो परचेजेस है ना 50 लाख में से 15 लाख की परचेजेस वो हैं जिस पर टैक्स नहीं कटा. ठीक है. तो ए कितना आ गया? 15 लाख रुपया. बी कितना आ गया? 10 लाख रुपया. विच एवर इज 10 लाख विल बी डिसअलाउड. एक फेवर दे दी है मैन्युफैक्चरर ट्रेडर को, लिमिट लगा दी है. डिसअलाउंस मैक्सिमम 20% ऑफ टोटल परचेजेज होगा. ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि हमारे यहाँ जब ये हम सेक्शंस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो अपना टैक्स नहीं कटवाना चाहते. आपने कहा भाई मैं तो माल पर आपका टैक्स काट कर आपको बाकी पैसे दूंगा. कहता भाई मैं आपको माल ही नहीं दे रहा, आप टैक्स कौन सा काटना है आपने मेरा? आपने टैक्स काटना है? सॉरी भाई हम तो माल ही नहीं दे रहे आपको. तो इंडस्ट्री तो सारी बंद हो जाएगी, मुश्किल में पड़ जाएंगे. इसलिए एक प्रोविजो ऐड करके सेक्शन को थोड़ा डिल्यूट कर दिया गया दो चीजों के लिए. किसके लिए? रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स. लेकिन बाकी चीजों के लिए नहीं. सैलरी अगर कोई टैक्स नहीं कटवा रहा, कहते नहीं भाई हम तो सारा ही ऐड करेंगे. लैंडलॉर्ड टैक्स नहीं कटवा रहा तो सारी अमाउंट ऐड होगी. लेकिन अगर एक बंदा परचेजेस कर रहा है, जैसे कि इसी का तीसरा केस बना देते हैं, इस बंदे ने सारी परचेजेस बगैर टैक्स काटे की हैं. ठीक है ना? केस 1, केस 2, केस 3. इफ द होल अमाउंट उसने टैक्स नहीं काटा तो यहाँ आ रहा है 5 मिलियन और यहाँ आ रहा है 10 लाख. विच एवर इज. इसका मतलब है इस बंदे को ज्यादा से ज्यादा नुकसान 10 लाख का, ज्यादा से ज्यादा इनएडमिसिबल एक्सपेंस 10 लाख हो सकता है. 10 से कम हो सकता है, जैसे यहाँ हो रहा था 8 लाख. ठीक है ना? मैक्सिमम डिसअलाउंस विल बी अप टू 20% ऑफ टोटल परचेज. अगली प्रोविजो, provided further that the recovery of any amount of tax under section 161 or 162 shall be considered as tax paid. अब जरा बात सुना. हुआ क्या? इस बंदे ने, यहाँ खड़े थे हम,
8 लाख की वो परचेजेज हैं जिस पर हमने टैक्स नहीं काटा था। लेकिन इस बंदे ने जब अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करवाई, इसने इसे 8 लाख पर टैक्स पे कर दिया। हमारे से नहीं कटवाया था, लेकिन इसने खुद पे कर दिया। या गवर्नमेंट ने जैसे हमारे ऊपर सख्ती की है, इसके ऊपर भी तो सख्ती करनी है ना। इसको नोटिस दिया कि भाई तुमने वहां 8 लाख रुपए की सेल की है जिसके ऊपर टैक्स नहीं कटा हुआ, इसका टैक्स दो। उसने कहा जनाब दे देता हूँ। ये 2 सेक्शन है, या ये खुद दे दे या नोटिस के अगेंस्ट दे दे। अगर टैक्स गवर्नमेंट को चला गया है तो हमें एक जुर्म की 2 सजाएं तो नहीं मिलनी ना। गवर्नमेंट को टैक्स मिलना चाहिए था, मिल गया है, अब हमें कुछ भी डिसअलाउ नहीं होगा। Provided further, recovery of tax of amount under 6th section shall be considered as tax paid। ये सजा तो मिल रही थी टैक्स ना पे करने की। बात समझ आई है? जरा देखिए, सेल टैक्स नहीं है, टैक्स है, इनकम टैक्स है। हाँ, ये रॉ मटेरियल पे भी सेल टैक्स की बात नहीं हो रही है, ये इनकम टैक्स की बात हो रही है। सप्लाईज का टैक्स लगेगा, मैं समझाता हूँ ये बात अभी। अच्छा जी, टैक्स रिकवरी 161 रिकवर्ड फ्रॉम द पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स। यानी 2 बातें हैं, और एक है रिकवर्ड फ्रॉम द पर्सन फ्रॉम होम टैक्स इज टू बी। गवर्नमेंट ने 2 लोगों को नोटिस भेजा, हमें भी भेजा कि भाई आपने टैक्स नहीं काटा इसका। हमने कहा अच्छा सॉरी रह गया है, हम जमा करा देते हैं। अब पता नहीं हमने उससे लिया कि नहीं लिया। अगर हमने जमा करा दिया है तो तब भी पेड हो गया, और अगर हमारी बजाय उस बंदे ने जमा करा दिया है तब भी पेड हो गया। यानी गवर्नमेंट इस 8 लाख का टैक्स लेने में इंटरेस्टेड थी किसी भी तरीके से। अगर वो टैक्स आ गया है, बाद में ही आ गया है, तब भी हमारा डिसअलाउ नहीं होगा। इसकी एग्जांपल ये 3 यहाँ बनी हुई है। If a textile manufacturer purchase from cotton for, ये तो हमने कर लिया ना। अच्छा जी, if a company pay rent of rupees 100,000 per month to a landlord but fail to deduct and pay withholding tax on the rent as required under law, and subsequently commissioner recovered from company the amount of tax not, हमने पे कर दिया या लैंडलॉर्ड पे कर देता, दोनों सूरतों में अभी हमारा लॉयबल। The entire amount of rent per month will be allowed as deduction। सेक्शन 21 का एक अहम पार्ट जो क्या रिक्वायर कर रहा है कि वो खर्चे जिन पर आपको डिडक्शन एट सोर्स का कहा जाए, पैसे देने से पहले सामने वाले का टैक्स काटें, सैलरी देने से पहले सामने वाले का टैक्स काटें, रेंट देने से पहले सामने वाले का टैक्स काटें, और भी बेताशा अमाउंट से। जहां जहां हमें कहा गया है रिक्वायर्ड टू डिडक्ट का मतलब है कोई एक लिस्ट मौजूद है, वो एक्सपेंसेस अलाउ नहीं होने। ठीक है ना? फिर एक प्रोविजो फिर दूसरी प्रोविजो, तो सेक्शन किस शक्ल में नजर आएगा? जनरल गुफ्तगू है, जिस चीज पर टैक्स काटना था नहीं काटा तो डिसअलाउ है। एक स्पेशल प्रोविजन है रिगार्डिंग रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स, लोअर ऑफ अमाउंट। अब ये वर्किंग के लिए, फॉर्मेट के लिए बात हो रही है, लॉ ने तो ऐसे नहीं लिखा था। और एक तीसरी बात है, अगर टैक्स रिकवर हो गया तो फिर ना ये सजा मिलनी ना ये सजा मिलनी। अगर टैक्स रिकवर हो गया, भले आपने बाद में दे दिया है या उस बंदे ने खुद दे दिया। क्लियर होगी बात जी? अच्छा जी, नाउ any amount of commission paid or payable in respect of supply of product listed in 3rd schedule of the Sale Tax Act 1990, where the amount of commission paid exceed 0.2% of gross amount of supplies thereof, unless the person to whom commission is paid or payable, as the case may be, is appearing in the active taxpayer list under this ordinance। अच्छा, गवर्नमेंट इधर उधर से उसूल बनाती रहती है टैक्स कलेक्शन बढ़ाने के लिए। जैसे अब आजकल गवर्नमेंट सोच रही है कि जिन लोगों ने
रिटर्न जमा नहीं कराई है इस साल की, उन लोगों को नॉन फाइलर डिक्लेयर करते हैं और नॉन फाइलर के नाम पर जो बिजली के कनेक्शन है वो भी काट दिए जाए, जो टेलीफोन गैस के कनेक्शन है वो भी काट दिए जाए और सिम भी ब्लॉक कर दी जाए। बाकी सारे ना भी किया जाए, सिर्फ सिम ही ब्लॉक कर दी जाए तो समझे ऑक्सीजन ही ब्लॉक हो गई। इसका मतलब है अब ये सारे लोग पहुंच जाएंगे रिटर्न जमा कराने के लिए, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट का यही तरीका है, गवर्नमेंट के पास इसी तरह ये जरिया आता है। ये पहली दफा होगा पाकिस्तान में अगर ऐसा होने जा रहा है तो। यहाँ एक बात लिखी हुई है, सेल टैक्स का फिर जिक्र आ गया है। एक सेल टैक्स का थर्ड शेड्यूल है जिसमें मैं कुछ आइटम बोल देता हूँ ताकि आपके ध्यान में एक स्केच आ जाए, जिसमें इस तरह की आइटम है, डिटर्जेंट, शैम्पू, टूथपेस्ट, आम घरेलू इस्तेमाल की जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, इस टाइप की चीजें वहां लिखी हुई हैं। वो कहता है अगर कोई आदमी, मतलब हमारा एक ग्रोसरी स्टोर है, हमें सप्लाई कर रहा है टूथपेस्ट, शैम्पू, डिटर्जेंट, बेवरेजेस, जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स, ये वाली सारी चीजें ग्रोसरी आइटम की मेन आइटम है ये ग्रोसरी स्टोर की, और वो बंदा खुद एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट की उसमें शामिल नहीं है, तो फिर उस बंदे को जो हमने कमीशन पे करना है वो चीजें प्रोवाइड करने का, वो 0.2% से ज्यादा नहीं हो सकता। और वो अगर एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल है तो फिर वो उसूल लगेगा कि भाई हमारा बिजनेस है, जो मर्जी कमीशन पे करता है। देखिए जरा, कमीशन पेड और पेएबल इन रेस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई दो हिस्सों में बांट दें। इफ द पर्सन टू होम कमीशन इज पेड इज इन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, अमाउंट कुड बी पेड, एनी अमाउंट कुड बी पेड एज कमीशन। जनरल उसूल लगेगा होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्स पर्पसेस, फॉर बिजनेस पर्पसेस। लेकिन if the person to whom commission is paid is not in active taxpayer list, यानी फाइलर नहीं है, तो फिर इसको मैक्सिमम 0.2% ऑफ दी सेल वैल्यू पे किया जा सकता है। अगर इससे ज्यादा आपने कमीशन पे किया है तो आपको डिसअलाउ कर दिया जाएगा, आपको डिसअलाउ कर दिया जाएगा। इसका मतलब है जब आपको डिसअलाउ हो रहा होगा तो फिर आप इसको कहेंगे ना कि यार भाई आपसे नहीं चीजें खरीदनी, आप पहले एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल होकर आए। बात समझ आ रही है? जब गवर्नमेंट कोई प्रोसीजर डिफाइन कर लेती है उसका फायदा ये होता है कि कस्टमर खुद जाकर उसे कह रहा होता है भाई, जैसे रेस्टोरेंट्स में अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपको 5% टैक्स लग रहा है, और अगर आप कैश पे करते हैं तो 18% टैक्स लग रहा है। अब अगर एक रेस्टोरेंट वाला आपसे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं लेगा तो आप कहोगे यार भाई नहीं, फिर आइंदा नहीं हम आपके पास आ रहे, यार ये गवर्नमेंट मुझे बेनिफिट दे रही है, आप क्यों नहीं कर रहे भाई। तो जब उसके सारे ही कस्टमर में ये अवेयरनेस आ जाएगी तो उसे अल्टीमेटली क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेनी पड़ेगी। जब वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेगा तो फिर टैक्स चोरी करना उतना आसान नहीं रह जाएगा। अभी तो वो रोज की 20 लाख की सेल को कहते हैं 20,000 की सेल हुई है। जब क्रेडिट कार्ड से बैंक से सेल आ जाएगी तो फिर सेल को तो नहीं छुपाया जा सकेगा ना। पहली पहचान ये है कि सामने वाला टैक्स चोरी कर रहा है कि नहीं कर रहा। एक मोटा सा लिटमस टेस्ट, रूल ऑफ थंब, अगर कोई बंदा कहता है ना हम सिर्फ कैश लेते हैं तो समझे सामने वाला टैक्स चोर है। बड़ा आसान सादा सा उसूल मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप कहें जी राइस को कहें कि जी हम आपको ऑनलाइन ट्रांसफर कर दें, वो कहें नहीं 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 ऑनलाइन नहीं ट्रांसफर करने, तो समझ जाए कोई काम गड़बड़ हो गया। और अगर वो आपको मैसेज में ही कह रहे हो कि यार ये हमारा नंबर है, ये बैंक अकाउंट है, क्या यहाँ जमा करा दो, क्या काउंटर पे जमा करा दो, तो फिर उसका मतलब है कम से कम टैक्स नहीं चोरी कर रहे और गुनाहगार हो सकते हैं। ठीक है ना, टैक्स नहीं चोरी कर रहे। कल इंशाल्लाह ताला यहाँ से आगे चलेंगे। लेकिन 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 इनकम फ्रॉम बिजनेस में अब आपने छुट्टी नहीं करनी। ये मैंने की नहीं है, मैं अभी कर देता हूँ, 5 मिनट में स्लाइड आपको आ रही है, अभी 5 मिनट में आ रही है। कल मुलाकात हो।